愛してるより愛してることを伝える言葉がないの。ठीक है। नाउ हम बात करते हैं एडोप्टेशंस ऑफ ऑटोगैमी, मतलब कि एक फ्लावर जो है वो ऑटोगैमी कब परफॉर्म करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या एडोप्टेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी वो एक ऑटोगैमी फ्लावर कहलाएगा, मतलब कि पॉलिनेशन होगा। उसमें क्या, जो फ्लावर जो है बाइसेक्शुअल होना चाहिए, मतलब फीमेल तो है ही है, मेल भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें दोनों पार्ट्स होने चाहिए, फीमेल और मेल के। ठीक है, तभी वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। जस्ट लाइक पपाया। ठीक है, पपाया तो हम जानते हैं ना, उसमें दोनों फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स होते हैं, फीमेल के भी मेल के भी, जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी ऑटोगैमी होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्लिस्टोगैमी क्या होता है। ठीक है, जो फ्लावर्स हम कभी भी ओपन नहीं होते ना, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। ठीक है, हमेशा एक्सपोजिव, मतलब कि हमेशा क्लोज वे में रहेंगे, वो हमेशा बंद रहेंगे, कभी भी ओपन नहीं होंगे, ओपन नहीं होते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमी। ठीक है ना। इट्स सेकेंड पार्ट इज होमोगैमी। एंथर स्टिग्मा फ्लावर आर मैच्योर साइमल्टेनियसली, मतलब कि जो एंथर बढ़ेगा तो स्टिग्मा भी मैच्योर होता जाएगा, दोनों के साथ साथ। उसमें बोलते हैं हम होमोगैमी। ओके, ये थे हमारे टाइप्स। ठीक है, एडप्टेशन हमने पढ़ लिया कि हाँ एक फ्लावर है, अगर इसमें बोर्ड्स में एक मार्क्स में पूछा जा सकते, अगर एक ऑटोगैमी फ्लावर है तो उसके लिए सबसे जो मेन एडप्टेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, वो कहते हैं फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो ऑटोगैमी पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, ना अब एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ेंगे हम। सेल्फ पॉलिनेशन पता है हमें, वही ऑटोगैमी। ठीक है, क्योंकि खुद ही के प्लांट्स में हो रहा है ना पॉलिनेशन बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दैट टाइप। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, श्योर एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पॉलिनेशन, और ठीक है, इकोनॉमिकल मेथड है पॉलिनेशन का। ठीक है, फ्लावर डू नॉट डेवलप अट्रैक्टेंट्स फॉर फ्लावरिंग फॉर फेवरिंग एक्सटर्नल एजेंसीज, मतलब कि क्या होता है ना, ये सेम फ्लावर पे एक ही पे स्टिग्मा होता है, एक ही पे एंथर होता है, तो क्या होता है वो जो एंथर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वो उसके आगे उस पर स्टिक हो जाते हैं। तो क्या, तो ये किसी अट्रैक्टेंट्स, मतलब अट्रैक्टिव एजेंसीज़ जो होती हैं, जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, वो डेवलप नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है डेवलप करना, ताकि कोई बाहर से जो पेटल्स अट्रैक्टिव दिखती हैं तभी तो बीज आके उन पे वो जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तभी तो हो पाता है ना, क्योंकि इसमें नेक्टर होता है। पर इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज़ नहीं होती हैं, डेवलप नहीं होती हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, तो सेल्फ के लिए तो सब ठीक ही ठाक है। ठीक है, इट हेल्प्स इन, दो पढ़ लिए हम लोगों ने। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग होमोजेनिकली। ओ ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें वेरिएशंस नहीं होती, सेम ही मतलब कि प्लांट की वेरिएशन, अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएशंस नहीं हो पाती। वो एक ही फ्लावर में कर रहा है तो एक ही जैसी चीज़ का ग्रोथ होगा ना, अगर उसमें कुछ आउटर आके मिक्सअप नहीं हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो वो ना खुद की वेरिएशन बाहर दे पा रहा है ना खुद ले पा रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं होगी। और उसमें क्या मेंटेनिंग रहती है, होमो। ठीक है, ये मेंटेन रहता है इसमें। ठीक है, हार्मफुल एंड यूजलेस करेक्टर्स आर एलिमिनेटेड नेचुरली। इसमें जो हार्मफुल और यूजलेस करेक्टर्स होते हैं वो अपने आप ही जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हार्मफुल और यूजलेस करेक्टर अपने आप चले जाएंगे। बट हम अगर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर करें तो उसमें क्या होता है, उसमें नेक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो नेक्टर होना चाहिए, अट्रैक्टिव पेटल्स होनी चाहिए, तभी जो इंसेक्ट्स आएंगे उनके पास आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है, जो यूजलेस करेक्टर्स होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। पर एज़ कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा इम्पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये हमने 4th पॉइंट पढ़ लिया। 5th पॉइंट, द प्लांट नीड नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स।
ठीक है। अगर इसको कहीं किसी चीज़ को बाहर भेजना होता है, जैसे पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे के पास ये तो हमेशा क्लोज रहता है, तो इसके ना पॉलन ग्रेन्स बाहर से कोई आ सकता है, ना ले जा सकता है, ना ये भेज सकता है। तो क्या जिस ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसको सेल्फ पॉलिनेशन करनी होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा नंबर को पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा तो वो आधी दूर जब जाते हैं कि कहीं पॉलन ग्रेन नीचे गिर जाएगा, कहीं एयर में तो कहीं और चला जाएगा किसी और फ्लावर के पास, इसलिए उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। बस इसमें सेल्फ है क्योंकि खुद ही के पास होगा तो ठीक है, ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करता है, थोड़ा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, इसमें पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। ये थे 5 पॉइंट्स जो हमारे क्या था, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ डिसएडवांटेजेस। अब भाई जिसकी वजह से हमें कुछ हाँ मतलब बेनिफिट मिल रहा है, उसकी वजह से कुछ लॉस भी तो होगा हमारा। तो ठीक है, नो, जैसे मैंने बताया था कि इसमें वेरिएशन नहीं होता है, तो नो न्यू कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें वेरिएशंस नहीं होता है तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बन भी नहीं पाते हैं। ठीक है, इल्ड इंक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू रिडक्टिव ऑफ विगरस एंड वेटर। इसमें क्या होता है, ईल्ड डिक्रीज कम जाती है, इसकी जो उपजाऊ मतलब कि हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन जो है वो टाइम के साथ ख़त्म होने लगती है, क्योंकि इसमें ना कुछ बाहर से आ रहा है ना जा रहा है। ठीक है, बस तो वो सेल्फ ही करे जा रहा है, तो अपने इंसान कितना करेगा। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इसकी जो रिडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, इट डिक्रीज वेरिएबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी टू चेंज इन इन्वायरमेंट। हाँ, ये देखो सबसे मेन पॉइंट है ये। ठीक है, कि देखो जब वेरिएशंस नहीं होंगे तो न्यू चीज़ें नहीं आ पाएंगी इन्वायरमेंट में। ठीक है, न्यू वेरिएशंस नहीं हो पाएंगे, न्यू चीज़ें नहीं आ पाएंगी, न्यू अडॉप्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी इन्वायरमेंट। जो चीज़ जैसे चली आ रही है वैसे ही जाएगी क्योंकि वेरिएशंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का ये एक डिसएडवांटेज था। ठीक है, डिसीज रिएक्टेंस डिक्रीज विद टाइम। ठीक है, ओके, ये था हमारा 4 पॉइंट्स जो हमने पढ़े। क्या थे, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, हमने एडवांटेजेस पढ़ लिया सेल्फ पॉलिनेशन का, एडेप्टेशन पढ़ लिया, और क्या बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोनोगैमी बोलते हैं ना। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिया। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। अगर होते जा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ठीक है, और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्सिनोगैमी। ठीक है, इसमें क्या पॉलिनेशन रिक्वायर्ड एजेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एजेंट्स क्या होते हैं। ओके, नाउ अभी हमने बात की थी एक्सिनोगैमी, इसमें क्या बोला था, पॉलिनेशन एजेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ अब पॉलिनेशन एजेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे जिनके थ्रू जिनके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन एजेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल किस किस के थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होते हैं, विंड्स के थ्रू होते हैं जो, ठीक है, पॉलिनेशंस। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब हम इसको जानते हैं कि हम इसको कहते क्या हैं। वाटर को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, विंड को एमिनोफिली, एनिमल्स को जूफिली। ठीक है, अब ये देखो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, अर्न, स्नेक्स, स्नेल्स सबके अलग अलग नेम होते हैं। ठीक है, जो पॉलिनेशन कराते हैं, जो पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं उन सब के अलग नेम होते हैं। वाटर का हाइड्रोफिली है, विंड का एमिनोफिली है, एनिमल्स का जूफिली। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विंड्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जो पॉलिनेशन कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या होता है उनका। ठीक है, इचनोफिली हो गया, देखो ये एनिमल्स को जूफिली। ठीक है, ये आपको नेम्स जो है वो याद होने चाहिए। चल में आगे हो तो इतना तो करना पड़ेगा ही, ये याद करने पड़ेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ना अब हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ एमिनोफिली फ्लावर्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, IMP। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो
तो अमेनोफिलिस फ्लावर्स किसे कहते हैं? जो फ्लावर्स विंड जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है ना, विंड के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का, उसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने वर्ड्स, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो मैंने पहले आपको ये एजेंट्स के नेम्स दिखाए थे, इसमें देखो विंड, वाटर, इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि वो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलिक, कि वाटर की वाटर कह रही हूँ, फ्लावर की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर्ड हो चुके। विंड की क्या होनी चाहिए, एनिमल्स की क्या, वो सारी एनिमल्स के थ्रू होगी तो उसकी क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं जो विंड के थ्रू होती है, ठीक है। फ्लावर आर स्मॉल एंड कलरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है। जो फ्लावर्स होने चाहिए वो स्मॉल होने चाहिए, छोटे साइज़ में होंगे, बड़े साइज़ में होंगे तो वो एक दूसरे से, मतलब कि एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे विंड के थ्रू, ठीक है। कलरलेस होने चाहिए, उनका कोई कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्टरलेस मतलब जो जूस होता है जिसको बीस आके पीती हैं, नेक्टरलेस होना चाहिए, ठीक है। जूस जो निकलता है ना फ्लावर्स के थ्रू, उसको बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। और ये ऑर्डरलेस मतलब कि उसमें कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, स्वीट स्मेल, फ्रेगनेंस जो आती है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये तो होगी पहला पॉइंट इसका कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए एक फ्लावर में, ठीक है, मतलब होनी चाहिए फॉर ए एमेनोस फ्लावर के लिए। तो स्मॉल होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, नेक्टरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ठीक है। इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्मॉल, लाइट वेटेड, देखो भारी होंगी तो भारी चीज़ को विंड के थ्रू पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन्स लाइट होंगी, छोटी होंगी तो बहुत इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह विंड के थ्रू ट्रांसफ़र कर जाएंगी। नॉन स्टिकी होनी चाहिए, नॉन स्टिकी मतलब नॉन स्टिकी इसलिए होनी चाहिए, अगर स्टिकी होंगी तो कहीं पे भी जाकर स्टिक कर जाएंगी, नॉन स्टिकी होंगी तो सिर्फ वो स्टैमन पे जाके ही स्टिग्मा पे जाके ही स्टिक करेंगी, ठीक है। इसलिए पॉलन ग्रेन्स और काफ़ी जो एक प्लांट फ्लावर होना चाहिए उसको पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन कहीं भी जा सकता है, ठीक है। किसी के दीवार पे अभी आपने देखा होगा कि कहीं की दीवार पे भी स्टिक हो गया, ठीक है, कहीं भी जा सकता है विंड के थ्रू। उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ जहाँ विंड की डायरेक्शन चेंज होती है वहाँ वहाँ पॉलन ग्रेन्स भी चेंज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स की डायरेक्शन भी चेंज हो, इसलिए वो ज़्यादा नंबर में बनाएगा तो उसकी जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो अलग अलग जगह, अब स्मॉल नंबर पे बनाएगा तो आधा तो ज़्यादा टाइम ही उसका गिर गया मान लो, ठीक है। पॉलन ग्रेन कहीं इधर चला गया, उधर चला, फ्लावर पे नहीं गया, स्टिग्मा पे नहीं गया, कहीं और चला गया। इसकी वजह से हमें लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस करने चाहिए, स्मॉल होने का, लाइट वेट और नॉन स्टिकी, ओके। फिर क्या, एंथर आर एक्सर्टेड एंड वर्सटाइल, ठीक है। एंथर एक्सर्टेड वर्सटाइल होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, फोर्थ पॉइंट क्या, स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड, स्टिकी और हेयरी और फीदरी टू कैप्चर एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा में क्या होना चाहिए, एंथर में एक्सर्टेड एंड वर्सटाइल होनी चाहिए, ठीक है, एंथर, बट स्टिग्मा भी थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, स्टिग्मा के एक्सपोज्ड होना चाहिए, मतलब अंदर की तरह दबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इसमें डिजिनोगैमी वाला वो एक्जिनोगैमी वाला केस करते हैं, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, तो इसमें जो स्टिग्मा है वो आउटवर्ड्स निकला होना चाहिए, ठीक है, पेटल्स के थ्रू ढका नहीं होना चाहिए, ठीक है, निकला हुआ होना चाहिए। और ये क्या, स्टिकी होना चाहिए, ताकि स्टिकी इसलिए होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन्स आगे आराम से इस पर स्टिक कर जाए, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें हेयरी लाइक्स कुछ फीदर्स होने चाहिए ताकि जो एयरबॉर्न मतलब एयर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको आराम से कैप्चर कर पाए, ठीक है। इसलिए स्टिग्मा में ये खासियत होनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चंस इससे बहुत बन सकते हैं कि स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, एंथर कैसा होना चाहिए, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। और चाहे तो आप नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से कभी पढ़ लेना इसको, चाहे फिर दोबारा से वीडियो आके दोबारा से देखना अगर क्लियर ना हुआ हो तो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आए तो मेरा साथ एंड तक
बनिए, पूरा चैप्टर यूँ कवर होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ पिस्टल्स कॉमनली कॉन्टेन ओनली वन ओव्यूल। जो पिस्टल्स होनी चाहिए ना, जो हमने पढ़ा था गायनोशियम ओवरी, अभी हमने आगे सॉरी पीछे पढ़ा था ऐसे, ये पिस्टल है, इसमें सिर्फ एक ओव्यूल होना चाहिए ओवरी में। ओके, ये थी हमारी क्या थी, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमोलस फ्लावर्स। ठीक है, नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इटिनोफिलियस। अब ये क्या था, हमने पढ़ा था ना, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, इंसेक्ट्स को कैसे कोई जो इंसेक्ट होगा वो किसी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैसे उसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने विंड के लिए पढ़ा था, फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड एंड अट्रैक्टिव। जो फ्लावर्स की पेटल्स होनी चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो कोई भी इंसेक्ट दूर से देखे तो उसकी तरफ खिंचा चला है। जैसे कि इसमें एज़ कम्पेयर टू इसमें, तो देखो इसमें स्मॉल, कलरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस सब कुछ होना चाहिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको तो विंड के थ्रू जाना है। बट इसको इंसेक्ट्स के थ्रू जाना है, तो इसका फ्लावर कैसा होना चाहिए, ब्राइट कलर्ड होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर्स आर जनरली लार्ज विथ फ्रेगनेंस। ठीक है, फ्लावर्स को बड़ा होना चाहिए और फ्रेगनेंस वाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें नेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर्स को क्या जनरली लार्ज होना है। ठीक है, और फ्रेगरेंस उसमें खुशबू आनी चाहिए, ताकि उस फ्लावर जो इंसेक्ट है उसको अच्छा लगे, उसका फ्रेगरेंस आए। ठीक है, नेक्टर ग्लैंड और नेक्टरीज आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स। उसमें नेक्टर, स्वीट जूस जिसे कहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए, तभी तो फ्लावर आएगा। ओके, ये तीन चीज़ें तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि अगर कोई ब्राइट कलर्ड अट्रैक्टिव होगा तभी फ्लावर वो इंसेक्ट आएगा। बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा होगा तो थोड़े ना आएगा, उसको तो दिखेगा ही नहीं ना। ठीक है, जनरली लार्ज फ्रेगनेंस होना चाहिए, फिर नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होने चाहिए फ्लावर में। ठीक है, क्या पॉलन ग्रेन्स और स्टिकी और स्पिंग। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिकी होना ज़रूरी है। स्टिकी इसमें होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब मान लो कोई भी मान लो आपको कोई भी ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर पेटल्स तो ढंग से नहीं बन पा रही हैं, बट आई होप जितना मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ, अपना 110% दे रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये पॉलन ग्रेन्स है मान लो, ठीक है, कोई भी यहाँ से कीड़ा आया उड़ता हुआ, ठीक है, ये उसके पैर हैं, ठीक है, ये उड़ता हुआ यहाँ पे आया और देखो यहाँ पे फ्रेगनेंस मिल रही है, अच्छा नेक्टर जूस ले रहा है। जब वो नेक्टर जूस लेके स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होंगे तो उसके पैरों में चिपक जाएंगे। ठीक है, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होंगे तो उसके पैरों में चिपक जाएंगे। जब वो कहीं दूसरी जगह उड़ के जाके किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो वहाँ पे वो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। इसलिए पॉलन ग्रेन्स का स्टिकी होना ज़रूरी है और स्टिग्मा का रफ़ होना ज़रूरी है। रफ़ एंड स्टिकी होना चाहिए, ताकि रफ़ होगा, स्मूथ होगा तो क्या हो जाएगा, वो इंसेक्ट आके बैठेगा भी, उसके पैरों में पॉलन ग्रेन्स भी लगे होंगे, मतलब उसकी बॉडी पे, तो भी जो है इंजेक्ट नहीं हो पाएंगे। बट अगर वो रफ़ होगा ऊपर नीचे तो उसका जो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करने में, इंजेक्ट करने में काफ़ी अच्छा होगा। और वो स्टिकी होगा तो स्टिकी हो जाएगा, मतलब टची मतलब आराम से वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो थे इसके फ्लावर के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट दोबारा से जाके देखो, क्योंकि मैं अपना तो 100% दे ही रही हूँ आप लोगों के लिए। 1 शॉट वीडियो बनाया मैंने, खुद नोट्स लिख के बनाया, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, बस ये होना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेशन में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, now we will discuss about the another important topic, that is outbreeding device device for promoting cross pollination। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अभी हमने ऑटोनोगैमी के लिए पढ़ा था, वैसे हम इसके लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, तो एक तो फ्लावर, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू हम इसको कंपेयर करें ऑटोगैमी से, तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी था, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसीलिए प्लांट का यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होना ज़रूरी है। ओके, यूनिसेक्सुअल होगा तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक मोनो एक डाई। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मेल या फीमेल फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा। इसमें क्या, तो ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
क्योंकि उसमें तो बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी, ये तो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। इसमें सिर्फ जिटोनोगैमी और एक्जिनोगैमी पॉसिबल है, ठीक है। डाई में क्या, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। ये डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाई में। इसलिए ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक्जिनोगैमी इज़ पॉसिबल, ओके। ना दूसरा क्या, एक तो पहला क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सॉरी मेरी टंग लग रही है, आप सही से पढ़ो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए। पहला क्या था, यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स द पॉलन जर्मिनेशन ऑफ pollen from same flower और from same flower of same plants, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसमें एक्जिनोगैमी पॉसिबल है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स द पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। पॉलन जर्मिनेशन से बचाती है पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर्स और फ्रॉम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स, ठीक है। जिसमें जो पॉलन जर्मिनेशन होता है वो पॉलन्स फ्रॉम सेम प्लांट से नहीं होता, ना ही फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट से होता है, डिफरेंट से होता है, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा है मैंने यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। फर्स्ट क्या था, यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। सेकंड इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा वो जो क्या होगा, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होता है वो पॉलन्स फ्रॉम सेम फ्लावर से नहीं बनता, और ना ही जो फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट से बनते हैं, ठीक है, अलग अलग होता है। इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होते हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ एक्जिनोगैमी पॉसिबल है, जिटनो और ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड इज डाइटोगैमी, ठीक है। डाइटोगैमी क्या, तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिएक्टिविटी आर नॉट स्क्रोन्डेड एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, ठीक है। फिर प्रोटोडेंड्री, एंथर मैच्योर्स अर्लियर देन स्टिग्मा, ठीक है। एंथर जल्दी मैच्योर कर जाता है, बट स्टिग्मा उसके कंपैरिजन में मैच्योर नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, ओके। कि आप जो जितना मैं पढ़ा रही हूँ जिस हिसाब से, बहुत मतलब कि मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा ही पढ़ा रही हूँ, बट आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। प्रोटोगैमी क्या होता है, स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा जल्दी मैच्योर हो जाता है एंथर के, और एंथर मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा का, उसको बोलते हैं प्रोटोडेंड्री, और इसमें बोलते हैं प्रोटोगैनी, ठीक है। अब हेट्रो स्टाइल क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स, भाई लेवल ही चेंज हो जाता है एंथर और स्टिग्मा का, दोनों तो पहले साथ साथ में प्रेजेंट होंगे, बट इसमें जो क्या है वो डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट्स होंगे, तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइल्स, ठीक है। ये थे हमारे क्या था, आउट ब्रीडिंग डिवाइस और डिवाइस फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें ये 4 टाइप थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है ना बोर्ड्स में 3 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है, अभी प्रीवियसली पूछा गया था ठीक है। वो क्या है कि जिटोनोगैमिस फंक्शनल क्रॉस pollination involving a pollinating agent. Genetically, it is similar to autogamy since the pollen grains come out from the same plant, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जिटोनोगैमी है ना वो मतलब फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन करता है, बट जेनेटिकली ऑटोगैमी के सिमिलर कैसे है, तो क्या लिखोगे आप, इस फंक्शनली क्रॉस इन्वॉल्विंग pollinating agent but genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from same plants, ठीक है, क्योंकि वो सेम प्लांट से निकल रहे हैं, इसकी वजह से उनका जो क्या है, जो फंक्शन जो है, ठीक है, इसीलिए उसका फंक्शन वो जेनेटिकली सेम है, ठीक है, जेनेटिकली ऑटोगैमी के सेम है, बट जो फंक्शनली होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ओके। ये इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है, ओके। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है।
नाउ अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब हम कुछ पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे हमने पहले पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, दैट कि इट एलिमिनेट्स डिफेक्टिव ट्रेट्स एंड हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट्स रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये क्या जो करता है कि ये डिफेक्टिव ट्रेट्स जो होते हैं बेकार, ठीक है, और रिसेसिव, ठीक है, जो रिसेसिव होती हैं उनको क्या कर देता है, अनएक्सपेक्ट मतलब निकाल देता है क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ये तो रही फर्स्ट, दूसरा क्या है, इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस एंड इनहेंस एप्ट। हाँ देखो, इसमें वेरिएशन होती है क्योंकि एक किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो किसी दूसरे के फ्लावर में जाकर अटैच होता है। ठीक है, तो उससे थ्रू न्यू स्पीसीज वन मतलब होती है, जनरेट होती है। ठीक है, न्यू स्पीसीज जनरेट होगी तो वेरिएशन होगा। ठीक है, इसलिए इसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, इट ओवरकम सेल्फ स्टेबिलिटी एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये सेल्फ स्टेबिलिटी के ऊपर होता है, स्टेबिलिटी, एंड इसमें जो इल्ट होती है, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में अगर कि हम बात करें तो उसमें क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जाती है, बट इसमें क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, देखो कितने सिमिलर पॉइंट्स हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इट इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ डिसीजेस। ठीक है, ये डिसीजेस के रेजिस्टेंस को कम कर रोकता है। ठीक है, जैसे एज़ कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो उसमें डिक्रीजेस था, बट यहाँ पे इंक्रीजेज है। ठीक है, आई होप ये जो 4 पॉइंट्स थे आपको समझ में आए होंगे। दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज़, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बाय एनी एजेंसी अ चांस फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, कि देखो कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी होगी, फॉर एग्जांपल वाटर है, विंड है, इंसेक्ट्स हैं, उसके साथ क्या होता है, एक जो तो उसके साथ एक चांस रहता है कि पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके साथ मिक्सअप होके जा सकती हैं, तो वो चांस रहता है कि फ्लावर को हार्म कर दे। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल फिनोमिनन फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये इकोनॉमिकल फिनोमेना फॉर प्लांट्स नहीं होता है। ठीक है, एज अगर हम पहले थोड़ी बातें याद करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिकल फिनोमेना ये होता है। ठीक है, बट इसमें इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल फिनोमेना नहीं होता है। ठीक है ना, अगर हम स्पॉन्सर भाई, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो गुड कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट कैन बी डाइल्यूटेड। मतलब डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दें तो चीज़ क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इस डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, इसमें भी कोई भी अच्छा कैरेक्टर होगा जो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं, बेनिफिशियल होगा, बट क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा या डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर में भी एंटर इन दी प्रोगैनी, मतलब और भी, मतलब कि ओवरी। ठीक है, मतलब कि अनवांटेड, मतलब मैंने बताया था ना कि अगर मान लो ये फ्लावर है, ये पॉलन ग्रेन्स है और ये विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सॉरी, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये मतलब फ्लावर है हमारे पास और इसके पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ उड़ के जा रहे हैं हैवी। ठीक है, तो कोई ज़रूरी, और यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ पॉलन ग्रेन्स ही जाके स्टिग्मा पे स्टिक हो, कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ जो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए वो भी जाके ये इन पॉलन्स के ग्रेन्स के साथ जाके यहाँ पे स्टिक हो सकती है और पॉलन ग्रेन्स के थ्रू अंदर जा सकती है, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है एक फ्लावर के लिए। ठीक है, इसीलिए इसमें चांसेस होते हैं कि इम्प्योरिटीज़ है, डस्ट है, डस्ट में विंड्स में आजकल कितनी वो होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू जा सकते हैं, इसीलिए हम इसको अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर में भी एंटर इन प्रोगैनी बोलते हैं।
ठीक है। ये तो 4 पॉइंट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा वो क्या था, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जितना मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप पढ़ोगे ना तो आपके बायो में अच्छे मार्क्स आएंगे, यू विल हेल्प टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, बट वीडियो को एंड तक देखो मेरे साथ पूरी, बस चैप्टर थोड़ा सा बचा है जो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इवेंट्स विच टेक प्लेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वो इवेंट्स जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में होते हैं उसको कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है, नाउ इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो कंपेरेटिवली पॉलन विल जर्मिनेट ऑफ स्टिग्मा टू फ्रॉम पॉलन ट्यूब। ठीक है, जनरली ये पॉलन ग्रेन गिव राइज टू सिंगल पॉलन ट्यूब इसका मोनोसाइफियस। ठीक है, एक ही सिंगल मतलब पॉलन ट्यूब का मतलब यहाँ पे बोले तो ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्टिग्मा आके पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पर स्टिक होते हैं तो यहाँ से आप देखोगे तो पॉलन ट्यूब जनरेट होता है। ठीक है, जो एक पॉलन ट्यूब बनाता है ओव्यूल को ले जाने के ओवरी तक पहुँचाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मोनोसाइफियस। ठीक है, और जो दो बनाते हैं, जो दो पॉलन ग्रेन या फिर एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब बनाते हैं तो उसको पॉलीसाइफिस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा, ये हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स बाय डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 2 क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। ये जो हमारे पास ये हमने पढ़ी थी कि पॉलन ग्रेन ये ऐसा होता है कि पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स होती हैं ऐसे, और ये डिवाइड होता है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जर्मिनेटिव सेल होती है। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो तो रहती है, और जो जर्मिनेटिव सेल है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो क्या कहलाती है, मेल गैमेट। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जर्मिनेटिव सेल, जो मैंने अभी बताया, इसका डायग्राम भी देख लो आप इसका। ये जो हमारे पास ये मेल गैमेट है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये पॉलन ट्यूब है। ओके, नाउ थर्ड, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल थ्रू स्टाइल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल स्टिमुलस जनरेटेड बाय फिलीफॉर्म एपर्टस। ठीक है, अब फिलीफॉर्म एपर्टस क्या होता है, आई विल टेल। ठीक है, फिलीफॉर्म एपर्टस वो चीज़ है, फिलीफॉर्म एपर्टस क्या होता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम पढ़ा था जिसमें जो था फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पॉन्जेस, उसमें ऐसे बना रहे थे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसी को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपर्टस। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब towards ovule through style under influence of chemical stimulus generated by filiform apparatus. Okay, filiform apparatus of synergid, the movement of pollen grain is chemotropism. हमने chemotropism तो पढ़ा है कि जो मूवमेंट होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, जैसे कि अगर वाटर के टूवर्ड्स होगा तो क्या होगा, वो हाइड्रोट्रॉपिक, और ये केमिकल के थ्रू हो रहा है तो क्या हो रहा है इसमें, कीमोट्रोपिज्म। मतलब कि ये स्टाइल है हमारे पास, सॉरी स्टिग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जनरेट होगा तो यहाँ पे सेट ऑफ केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं जो पॉलन ट्यूब को जनरेट कराने में हेल्प करते हैं। तो केमिकल की वजह से होता है, ओव्यूल्स की तरफ पॉलन ट्यूब बनता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, नाउ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, इसका सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दे देते हैं कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल का सीक्वेंस लिखो, प्रोगैमी। ठीक है, फिर चैलोगैमी, मीसोगैमी। ओके,
तो इसमें क्या होता है, एंट्री थ्रू माइक्रोफिल। हमने वो एक डायग्राम पढ़ा था सेक्शन व्यू ऑफ ओव्यूल, तो उसमें हमने देखा था कि माइक्रोफिल वो एक देखो ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है ना, उसी को बोलते हैं माइक्रोफिल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग में चल रहा है तो मतलब चल रहा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, इट इज़ अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोफिल। जहाँ पे माइक्रोफिल दिया होता है, जहाँ पे ये थोड़ी सी गैप खाली होती है, उसमें ऐसे करके बना होता है, तो उसके सामने होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, मीसोगैमी क्या होता है, एंट्री थ्रू इंटीग्रो, मतलब प्रोटेक्टिव जो लेयर्स थी उसकी, जो फिंगर लाइक ऐसे थी, उसके थ्रू अगर एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की, तो उसको क्या बोलते हैं, मीसोगैमी। ठीक है, और अगर इसके थ्रू हो रही है तो इसको देखो, इसका तो नाम ही स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, माइक्रोफिल के थ्रू हो रही है तो प्रोगैमी। ठीक है, ऐसे करके समझो। ठीक है, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज दैट एंट्री ऑफ pollen tube into embryo sac. Pollen tube enters the embryo sac by पेयरिंग ऑफ वन ऑफ द सिनर्जियट्स। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स की एंट्री किससे होती है, एम्ब्रियो सैक से। अगर एम्ब्रियो सैक के थ्रू होगी तो उसमें क्या होगा कि वन ऑफ द सिमर्जियट्स, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक ये इसके अंदर ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम सिनर्जियट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पियरिंग हो जाएगा। पियरिंग मतलब टुकड़े। ओके, now sixth is release of male gametes inside embryo sac. now अब तक जो है मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया। ठीक है, जो ओव्यूल था वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए हैं। ठीक है, यही था सीक्वेंस हमारा, सीक्वेंस नहीं हम बोल सकते एक साइकिल की, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कैसे, पॉलिनेशन तो पहले फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और इस पूरे इवेंट्स को कहते हैं हम पोस्ट पॉलिनेशन। ओके, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है ना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, फिर डिस्कवर्ड बाय नवासिन इन प्लांट्स। ठीक है, ये एक किन्होंने डिस्कवर किया था, नवासिन ने। ठीक है, ये उनके नेम है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है 1 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन में कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय विच। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, now it's involved two events, that is fertilization, triple fusion। ठीक है, जिसको फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, देन इट प्रोड्यूस जायगोट। ठीक है, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट और एग सेल हम जिसको बोलते हैं, इट फॉर्म्स जायगोट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, इसको ठीक है। सेकेंड क्या, मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, इट्स का ट्रिपल फ्यूज़न। मतलब पोलर न्यूक्लियाई में 2n होते हैं ना, पोलर न्यूक्लियाई हमने पढ़ी थी, ये देख लो ऐसे, उसमें था, इसमें दो न्यूक्लियस थे, 2 सेल थे, तो 2 न्यूक्लियस होंगे, तो इन्हीं एक ये एन हो गया, एक ये एन हो गया, और एक ये मेल गैमेट का एन हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, तीन एन हो जाएंगे हमारे पास, जो हमारा क्या बना रहा है, ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, जो क्या कर रहा है हमारा, ट्रिपल फ्यूज़न। द फ्यूज़न ऑफ 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, इट्स गिव 3n, दैट इज़ PEN। ठीक है, इसकी मैंने फुल फॉर्म पहले भी बताई थी कि क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, PEN की। ओके, तो ध्यान होगी आप सभी को, अगर नहीं किसी को पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी PEN की। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि द फ्यूज़न बिटवीन मेल गैमेट एंड एग सेल दैट मेक जाइगोट, इसको कहता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द एंड ट्रिपल फ्यूज़न में क्या होता है, द फ्यूज़न बिटवीन 1 मेल गैमेट एंड
टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूज़न। नाउ जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। सेंट्रल सेल प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो उसकी सेंट्रल सेल होगी वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगी जब जो जाइगोट जो है वो एक एम्ब्रियो में बदल जाता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज सीड, ठीक है, कि टोटल 5 जो न्यूक्लियस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने न्यूक्लियाई जो है पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, जिसका रिजल्ट क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन इज सीड, जो क्या बन जाता है? सीड। ओके, ये हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? ये पोस्ट डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का, ठीक है। नवासीन ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। ये दो इवेंट्स इन्वॉल्व करता है, फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? द फ्यूज़न बिटवीन मेल गैमेट एंड एग, ठीक है, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फ्यूज़न बिटवीन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लिया इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न। ओके, इसमें जो क्या होती है, जब जाइगोट जो है वो एक एम्ब्रियो में बदल जाता है तो जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में बदल जाती है, ठीक है। और इसमें टोटल 5 न्यूक्लियाई जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि प्री फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट कैसे होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ओवरी। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्रूट, ठीक है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में, ठीक है। ओवरी वॉल किस पे कन्वर्ट, मतलब आफ्टर जो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी वॉल जो है, ठीक है, ओव्यूल जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ओवरी वॉल किस पे कन्वर्ट हो जाती है? पेरिकार्पस पे, ठीक है ना। ओवरी बॉल जो है ना वो तीन उसमें होती है, एपिकार्पस, एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। ये 3 इसके टाइप्स होते हैं। बाकी किस पे कन्वर्ट होती है? ये पेरिकार्प में, ठीक है। ओवरी की वॉल, ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओव्यूल। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। इंटेग्यूमेंट्स मतलब जो प्रोटेक्टिंग लेयर थी हमारी ओव्यूल में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड कोट में। जब ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स की थी उसकी बाहर की, मान लो ये सीड है, इसकी जो बाहर की लेयर्स होंगी उसमें। ओके, नाउ जो आउटर वाली होगी उसको बोलते हैं टेस्टा, जो इनर वाली होगी तो उसको बोलते हैं टैंगमेन, ठीक है। इसको मैंने बताया टेस्ट बहुत हार्ड होती है और ये थिक और डेलिकेटेड होती है। जब मैं ये पढ़ा रही थी तो भी मैंने बताया था, ठीक है। जो एग है वो एक जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। जो सिनर्जेट्स हैं वो किस में वो क्या हो जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं, ये क्या कर जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, जो सेंट्रल सेल है वो किस में बदल जाएगी? सेंट्रल सेल पीवीसी इंडोस्पर्म में, ठीक है। एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाएंगे, न्यूक्लियस मेजर पार्ट डीजनरेट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका डीजनरेट कर जाता है, न्यूरमेंट, ठीक है ना। माइक्रोफिल्म में ही रहता है, वो किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। जो एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। माइक्रोफिल का काम क्या होता है कि एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड एब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है,
ठीक है, ये था हमारे 10 पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए कि अब बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी किस में, फ्रूट में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओवरी किस में हो जाए, फ्रूट्स में। ओवरी की वॉल पेरिकार्प में। ओव्यूल सीड में। जो प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती है वो सीड कोट में। से एग किस में, एम्ब्रियो या जाइगोट में। सिनर्जिस डीजेनरेट कर जाते हैं। सेंट्रल सेल पी एंडोस्पर्म में। एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। न्यूक्लियस मेजर पार्ट डीजेनरेट कर जाता है उनका। ठीक है, माइक्रोफिल में ही कन्वर्ट होता है, मतलब कन्वर्ट नहीं होता, सेम ही रहता है। इसका वर्क क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, सबसे मेन रोल ये होता है इसका। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ओके, एंड इसको बिल्कुल समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये हमारे आप किसी कंपटीशन नीट में भी बैठोगे तो उसमें भी पूछा जाता है। ओके, और ये पता भी होना चाहिए ना। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द वर्ड मीन्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो एंडोस्पर्म डेवलप्ड प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये क्या करता है, प्रोसीड्स जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे एंथर में 4 लेयर्स थी, जो उसकी सबसे छोटी लेयर थी टैप्टम। तो टैप्टम क्या हेल्प करती थी, पॉलन ग्रेन्स का नरिशमेंट पहुंचाती थी। वैसे ही ऐसे ये भी है कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को नरिश करता है, उसमें नरिशमेंट पहुंचाता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कि इफ़ेक्ट ऑफ मेल गैमेट ऑन एंडोस्पर्म उसको क्या बोलते हैं, एक्सिन। ठीक है, जो इफ़ेक्ट होता है एंडोस्पर्म का मेल गैमेट्स में उसको एक्सिन बोलते हैं, पर जो इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है बियॉन्ड एंडोस्पर्म उसको मेटा एक्सिन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के एंडोस्पर्म हैं जो हैं न्यूक्लियर, ठीक है, सेलुलर और हेलोबोयल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल्स दीज टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइप के एंडोस्पर्म है। ठीक है, न्यूक्लियर, सेलुलर, ठीक है। और हाँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है कि इसका सबसे ज़्यादा ये किस में हेल्प कराता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में इसका वर्क यही होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, आई होप ये जो एम्ब्रियो वाला टॉपिक है वो आपको कवर हो गया हो, अच्छे से समझ में आ गया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के, कितने टाइप के, 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। अभी हमने ये पढ़ा था ना, न्यूक्लियर होता है, सेलुलर होता है, एक और होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म के बेसिस पे कि कितने टाइप के सीड्स होते हैं। 2 टाइप के सीड्स होते हैं। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। नाम से ही पता चल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब कि उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। ठीक है, और एंडोस्पर्मिक का मतलब उसमें एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्म इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इजीली स्टेज। मतलब कि एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट है, वो कम्प्लीटली जो क्या हो जाए कंज्यूम्ड हो जा रहा है स्टेजेस। और एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट में जब स्टेजेस हो रही होती हैं तो उसमें जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, और ये क्या वर्क करता है कि रिवर्स फूड इज़ स्टोर्ड इन फ्लैशी कॉटिलीडन्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। और ये फूड को जो क्या करता है कॉटिलीडन में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और मोस्टली किस में होता है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स में होता है। ठीक है, ये था हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब कि जो इसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है बट वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस में, स्टेजेस में। ठीक है, दूसरा एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्म प्रेसिडेट्स इन मैच्योर शीट मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स और कैस्ट्रॉट। मतलब कि एंडोस्पर्म जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर सीड्स मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स। ओके, इसमें एंडोस्पर्मिक में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है प्रोसिस्ट इन मैच्योर सीड्स, जो मैच्योर सीड्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, और ये मोस्टली किस में होता है, जो जैसे कि ऊपर वाला हमने पढ़ा था नॉन, ये डाई में होता है, डाइकॉट में। और ये किस में होता है, मोनोकॉट जो सीड्स होते हैं उनमें पाया जाता है एंडोस्पर्मिक। ओके,
नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स किसे कहते हैं और मतलब क्या होता है। फ्रूट्स मतलब फर्टिलाइज ओवरी। हमने पढ़ा था बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर मतलब प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे। फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं। ये भी दो टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ओके, तो ट्रू फ्रूट क्या होता है कि ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, दैट टमाटो ग्रैप्स हो गया। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, सिर्फ जो ओवरी होती है सिर्फ उसी का वर्क होता है। ओवरी जो बिल्कुल है पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करती है खुद को, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट फॉर्मेशन। मतलब कि फ्रूट जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी का ही वर्क होता है, किसी और पार्ट का वर्क नहीं होता है, पार्टिसिपेट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ठीक है, अब रही फॉल्स फ्रूट की बात, तो उसमें क्या होता है, फ्लावर पार्ट्स अदर देन ओवरी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, कि ना सिर्फ ओवरी नहीं, सिर्फ और जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो सारे इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फ्रूट फॉर्मेशन में, उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और जो ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी जो है वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूटेड होती है इसमें, और कोई भी जो फ्रूट है फ्लावर का प्लांट है वो कंट्रीब्यूटेड नहीं होता है इसकी तरफ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके, नाउ अब हम एक और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। ठीक है, वो सीडलेस होता है, इनमें कोई बीज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बनाना हम खाते हैं, उसमें कोई बीज होता है नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम इसमें डिनोट करते हैं पार्थोगैपिक फ्रूट्स में। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था कि ट्रू में क्या होता है, सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व होती है, उसमें सीड्स बनते हैं। ठीक है, ओवरी इन्वॉल्व होती है। फॉल्स फ्रूट में ओवरी इन्वॉल्व नहीं होती है, और भी तो ओवरी तो होती है, और भी होते हैं जो फ्लावर के पार्ट्स, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या होता है कि मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। ठीक है, ये सीडलेस होते हैं, मतलब ओवरी तक इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर प्लांट्स। ठीक है, सीड फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, हेंस मोर डिपेंडेबल प्रोसेस। ओके, मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीड्स की वजह से प्लांट्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन इज़ एसोसिएटेड विद पॉलिनेशन। सीड फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, पॉलिनेशन की वजह से। ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की वजह से, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ठीक है, कि सीड फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन की वजह से होता है, जो कि वाटर के इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए ये क्या होता है, मोर डिपेंडेबल प्रोसेस होती है। ठीक है, सीड फॉर्मेशन वाली। ओके, नाउ सेकेंड, सीड हैज़ adaptive strategies for dispersal to new habitats through wind, water and animals, therefore help the species to colonize new areas। ठीक है, तो सीड्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि पॉलिनेशन, और सीड्स फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, पॉलिनेशन की वजह से और फर्टिलाइजेशन की वजह से। पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, किस पॉलिनेटरी एजेंसीज की वजह से। वो क्या होती हैं, वाटर हो गया, विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ये। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, सीड जो है वो एक न्यू हैबिटेट प्रोड्यूस करने में थ्रू वाटर विंड और इंसेक्ट्स की हेल्प की वजह से। ठीक है, हेल्प द स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज न्यू एरिया पे जाके वो अपनी जो स्पीशीज़ है उनको वॉर्न कर सके। जैसे कि विंड की वजह से कोई पॉलन ग्रेन यहाँ है, सीड यहाँ है, वो उड़ के कहीं और जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि दीवारों पे कभी कभार जो प्लांट होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाता है, क्योंकि कोई किसी ने लगाया थोड़े ना होता है, वो तो सीड्स होते हैं जो कहीं भी विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से उड़ के आके स्टिक हो जाते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड, सीड इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स मियोसिस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर न्यू हैबिटेट फीचर विच आर हेल्पफुल इन वेरिड इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या होता है, सीड क्या होता है, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है।
ठीक है। जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक उसमें सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पैनोकार्पिक फ्रूट्स हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये क्या करवाते हैं, न्यू एडेप्टिव फीचर को लाता है। ठीक है। विच आर हेल्पफुल इन वेराइड इन्वायरमेंट। ठीक है। जो वेरिएशन में बहुत हेल्प करता है, वेरिएशन में सीड्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। सीड्स हैव सफिशिएंट फूड रिसोर्स दैट नरिशेस द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो एंड ग्रोइंग सीडलिंग टिल इट बिकम फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है। सीड्स में क्या होता है, फूड स्टोर होता है जो किसको नरिश करता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। सीड्स में क्या स्टोर होता है, स्टोर होता है, जनरेट बोल रही हूँ सॉरी। जो सीड होता है वो सीड में फूड स्टोर्ड होता है जो किस में हेल्प करता है, एम्ब्रियो के ग्रोइंग में। ठीक है। जब तक वो कब तक हेल्प करता है, जब तक वो फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता तब तक वो जो सीड जो है वो नरिश करता रहता है एम्ब्रियो को। ठीक है। सीड विद हार्ड सीड कोट आर कैपेबल ऑफ प्रिवेनिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जिनकी सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, जैसे टेस्टा, ठीक है, सीड कोट बहुत हार्ड होती है उसकी, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है। Now we will discuss about the last topic of this chapter, that is apomixis, that is term was given by Winkle। ठीक है। किसके थ्रू गिवन था, इनके थ्रू। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सीड फॉर्मेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन थ्रू अपोमिक्स इज कॉल्ड एपोम। ठीक है। मतलब कि सीड फॉर्मेशन होता है, इसमें सीड फॉर्मेशन होता है बट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसके, विदाउट इन्वॉल्विंग इसमें सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इन एपोमिक्स द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्रोड्यूसिंग देन क्लोन्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो ये है, ठीक है, इसमें एपोमिक्स हुआ, ठीक है, एपोमिक्सिस हुआ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो न्यू इंडिविजुअल को बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा दो न्यू इंडिविजुअल में, जो क्या होंगे, जेनेटिकली वो आइडेंटिकली सेम होना, पर इनके जो जेनेटिक होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिल्कुल इनके सेम होगा। ठीक है। बिल्कुल इनके सेम होगा क्योंकि इसमें कोई भी बाहर के स्पीशीज़ का पार्टिसिपेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट सेल का पार्टिसिपेट है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे दिखेंगे। दिखने की बात नहीं अलग है, बट जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे हमारे पेरेंट से मिलता है जेनेटिक मटेरियल, वैसे ही इनका इनके पेरेंट से मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सीड फॉर्मेशन क्या होता है, फिर से पढ़ते हैं, इसमें सीड फॉर्मेशन होता है बट विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और ऑर्गेनिक रिप्रोडक्टिव, ठीक है, पार्ट्स। ठीक है। उनके बिना इसमें सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन में दो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है ना। पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है। तो फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बनना, उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि क्या हो जाता है कि मोर देन वन एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसमें एक से ज़्यादा 2-3 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बन जाता है, मतलब उसमें 2-3 एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी वो डिस्कवर्ड बाय, इनके थ्रू ये डिस्कवर्ड हुआ था। ठीक है। और पॉली एम्ब्रियो इज़ कॉमन इन मैंगो एंड सिट्रस। ठीक है। जो पॉली एम्ब्रियो है वो कॉमन है मैंगो और सिट्रस में। ठीक है। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस का, इसमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है बट फर्टिलाइजेशन और ऑर्गेनिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जो इन एपोमिक्स द न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होता है किसके, पेरेंट के। ठीक है। पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल से बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, पॉली मतलब दो। ठीक है।
तो पॉली मतलब कि जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अभी सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और ये किस में कॉमन होता है? मैंगो में और सिट्रस में। ठीक है, ये क्या होता है? द जाइगोटिक एम्ब्रियो इन द सेम सीड विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम दीज apomictic embryos as it is formed from the zygote, which is formed by fusion of gametes from the two different parents. Okay, मतलब कि जो जायगोटिक एम्ब्रियो होता है ना, वो जेनेटिकली डिफरेंट किससे होता है? जो एपोमिक्सिस एम्ब्रियोज होते हैं जिसमें सीड फॉर्मेशन तो होता है बट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और रिप्रोडक्शन पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनसे वो ये क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट होता है। ठीक है, एट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द जायगोट, क्योंकि ये जायगोट से बना होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स और फ्रॉम डिफरेंट टू पेरेंट्स। ठीक है, मतलब जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है ना, वो एपोर्टिक एम्ब्रियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जाइगोटिक एम्ब्रियो किससे बना होता है? कि फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स, डिफरेंट पेरेंट सेल के फ्यूज़न से जाइगोटिक एम्ब्रियो बना होता है। वाइल ये जो इसमें जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है? फ्रॉम द जाइगोट विच इज़ at is formed from the zygote, which is formed by the fusion of gametes from the two different parent. ओके, इसमें बस इसका जाइगोटिक एम्ब्रियो का और एपोमेटिक एम्ब्रियोज का डिफरेंट बताया गया है। जाइगोटिक एम्ब्रियो इनसे बहुत, इसमें क्या होता है? जेनेटिकली बहुत डिफरेंट होता है। दिखने में सेम हो सकते हैं पर जेनेटिकली बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है ये द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से ये बनता है। ठीक है, बट एपोडिक्स में हमने पढ़ा था कि एपोमिक्स में पढ़ा था हमने कि उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों डिफरेंट होंगे ना। अब हम पढ़ेंगे एपोमिक्स, जैसे कि कैसे वो बेनिफिशियल होता है फॉर्मर्स के लिए, कैसे यूज़फुल होता है, वो चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में। ठीक है, दैट इज़ start. Okay, because they can collect the seed from the progeny plant generation as the hybrid character do not segregated in the progeny plants. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? they can collect seed from the progeny plants generation, मतलब कि वो seeds collect कर सकते हैं progeny plant generation से as the hybrid character do not segregated in the progeny plants. उसमें जो क्या होता है? हाइब्रिड जो कैरेक्टर होता है वो उसमें नहीं होता है प्रोगेनी प्लांट्स में। तो ऐसे ही क्या यूज़फुल होता है उसमें कि मतलब कि ये कलेक्ट कर लेते हैं प्रोगेनी प्लांट्स जनरेशन से सीड्स को जो हाइब्रिडेड कैरेक्टर वाले नहीं होते हैं, जो अच्छे सीड्स होते हैं, जो नेचुरली होते हैं उनको। ठीक है, दे डू नॉट हैव टू बाय द एक्सपेंसिव हाइब्रिड सीड्स ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, उनको जो फार्मर्स हैं उनको एक्सपेंसिव और हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो बाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं? क्योंकि दे कैन कलेक्ट सीड्स फ्रॉम दी प्रोगेनी प्लांट्स, जो प्रोगेनी प्लांट्स होते हैं उनकी जनरेशन में से वो सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें एज द हाइब्रिड कैरेक्टर डू नॉट सेग्रेटेड इन दी प्रोगेनी प्लांट्स। इस वजह से उनको एक्सपेंसिव सीड्स खरीदने की ज़रूरत या हाइब्रिड सीड्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ 2 पॉइंट्स थे जो बेनिफिशियल थे। ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि आप इम्पोर्टेंस बताओ एपोमिक्स मेथड की, जो फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो, हेल्पफुल हो इकोनॉमिकल वे में। ठीक है, इकोनॉमिकल वे में जैसे कि वो उनको ख़रीदना नहीं पड़ेगा सीड्स, तो उनका खर्चा कम आएगा। ठीक है, Apomics resemble asexual reproduction as well as minimal sexual reproduction in plants. ठीक है, तो मतलब ये दोनों जो रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म करता है प्लांट्स में। ठीक है, एपोमिक्स रिसेंबल एसेक्सुअल प्लांट्स एज देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन होता है बट उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव का पार्ट या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होती है। ठीक है, द एपोडेमिक embryos are genetically independent among themselves and to the parent cell. ठीक है, इसमें क्या होता है? ये identical among themselves and the pollen to the parent cell.
ठीक है। पॉइंटर, ये स्क्रीन पॉज होना बहुत मुश्किल है, सही करना पड़ेगा इसको। अपोमिक्स रिसेंबल और मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट इज इन्वॉल्व एम्ब्रियोनिक एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो को इन्वॉल्व करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, यही था हमारा टू मेन डिफरेंस जो हमने इसमें बताया है कि अपोमिक्स रिसेंबल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, वेयरएज अपोमिक्स रिसेंबल और मिमिस sexual reproduction as it involves embryo and seed formation. Okay, now the last topic of the chapter, that is after it chapter will be completed. Okay, seed viability. ठीक है, the period of time for which the seed retain the ability to generate environmental factor like humidity and temperature can alter seed viability। मतलब कि जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द सीड्स रिटेन द एबिलिटी, जो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें सीड्स के पास एबिलिटी होती है ताकि वो इन्वामेंटल, वो जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकें और सीड को वायबिलिटी कर सकें। ठीक है, उनके पास ये एक पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है जब उनके पास ये, जिसे हम पावर्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पावर्स नहीं कह सकते, मतलब उनके पास ये एक फैक्टर रहती है, एक एबिलिटी रहती है, एक क्षमता रहती है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ ए सीड इज टेस्टेड बाय इट्स रेस्पिरेशन एंड जर्मिनेशन। दो प्रोसेस के थ्रू ये खुद को टेस्ट की जाती है सीड्स की वायबिलिटी को, दैट इज रेस्पिरेशन एंड जर्मिनेशन। ए रेस्पायरिंग सीड्स टर्न कलरलेस, ठीक है, TTC इंटू पिंक ट्राईमिथेल फॉर्मेजोन। ठीक है, जो क्या होता है कि एक जो रेस्पिरेटरी सीड जो होती है ना वो टर्न हो जाती है, देखो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ, मैं फास्ट हो गई थी थोड़ा। ठीक है, जो वायबिलिटी है वो दो सीड्स की दो तरीके से स्टेप होती है, एक रेस्पिरेशन, एक जर्मिनेशन। रेस्पिरेशन से कैसे, एक रेस्पिरेटिंग सीड होगा ना वो एक कलरलेस में टर्न हो जाएगा। ठीक है, TTC में इंटू है पिंक ट्रायंगल फॉर्जन में। ओके, आई होप ये मेरी वीडियो पसंद आई हो आप। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, वन शॉट वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो। ठीक है, एंड आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूज़फुल हुई हो। ठीक है, ये मैंने खुद हैंडमेड नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। मैंने एक एक पॉइंट बताया इसमें, और मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, कैसी लगी वीडियो, आज की वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।